नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज हम यूपी टेट होता है उसका जो जूनियर का सामाजिक विषय का जो पेपर प्रीवियस ईयर का उसको देखते हैं। तो उससे पहले जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का जो पहला प्रश्न है कि दीन इलाही की स्थापना किसने की है? सभी साथी बताएंगे दीन इलाही की स्थापना किसने की है। ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो सभी साथी बताएंगे कि दीन इलाही की जो स्थापना किसने की है। तो इसकी जो स्थापना है दीन इलाही की, इनके ये अकबर के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी में ये दीन इलाही की स्थापना की गई थी। चलिए इतना आप देख लिए होंगे, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। यह सभी धर्मों के अच्छे गुणों से मिश्रित रूप था और दीन इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम पे? तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जूनियर में जो एसएसटी का जो पेपर आता है वह एक बहुत ही अच्छे लेवल का जो होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए उसको ठीक से थोड़ा सा आप लोग तैयार करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो सभी साथी बताएंगे कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो भारतीय नेपोलियन यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? ये समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। चलिए इनको देख लेते हैं थोड़ा सा कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 375 ईस्वी के बीच रहे हैं, के विजय अभियान को देखते हुए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, कौन थे? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? सभी साथी बताएंगे जो त्रिपिटक ग्रंथ है यह किस धर्म से संबंधित है। वैदिक धर्म, बौद्धिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म। चलिए एक बार फिर से समझिए कि ये ऑप्शन को देख लीजिए। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर शैव धर्म किससे संबंधित है। तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है यह किससे है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो त्रिपिटक क्या थे? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक यह थे इनके त्रिपिटक थे। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और यह इस बौद्ध ग्रंथ के 3 पिटक थे। पहला शुद्ध पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे। दूसरा विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के नियम थे। और तीसरा अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध दर्शन थे। देखिए इस चीज़ को याद रखिए, सिर्फ आप जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी टेट के जो जूनियर में, वह इस तरीके से भी ना पूछ के कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जैसे आपको ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं। जैसे शुद्ध पिटक लिखा है, शुद्ध पिटक उसके सामने आपको मिलान टाइप का दे दे रहे कि ए में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सामने बौद्ध धर्म के सिद्धांत, नियम और बौद्ध दर्शन। इसका मतलब आपको पूरा ठीक से ही इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऊपर से प्रश्न देख ले तो उससे काम आपका चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे? चलिए देखते हैं। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। सभी साथी बताएंगे कौन थे। तो जो महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण करने वाले जो प्रथम गुप्त शासक थे या थे चंद्रगुप्त प्रथम या थे। चलिए समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम रहे थे। उसके जो 335 से कौन आ गया था? 335 से क्या? समुद्रगुप्त आ गए थे। समुद्रगुप्त आ चुके थे, इसको याद रखिएगा। तो 319 से 335 तक जो चंद्रगुप्त प्रथम रहे हैं, जो गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, तथा इसी के द्वारा जो सर्वप्रथम महाराजा धीराज की पदवी धारण की गई थी। और गुप्त संवत 1919 से 1920 ईस्वी की शुरुआत में चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। और श्रीगुप्त वंश के संस्थापक थे। तो कौन गुप्त वंश के संस्थापक थे? या श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। महाराजा धीराज की जो उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी। इसके अलावा इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए थे और समुद्रगुप्त के बाद कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हुमायूं नामा किसने लिखा था? चलिए साथियों देखते हैं। अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम या फिर हुमायूं ने। सभी साथी बताएंगे कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। तो जो हुमायूं नामा है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी।
चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हुमायूं नामा की रचना जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। अबुल फजल के द्वारा जो है आइन अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की गई थी। इन दो को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल के द्वारा कौन सी लिखी गई है, तो आइन अकबरी, और अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, और गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा जो लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि भारत में जो है परमाणु शक्ति का केंद्र कौन है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज या कलपक्कम? सभी साथी बताएंगे कि भारत में जो है परमाणु शक्ति का जो है केंद्र कौन है। तो जो भारत में परमाणु शक्ति केंद्र है यह जो है कलपक्कम है। चलिए देख लेते हैं। कलपक्कम जो है परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में जो है यह स्थित है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में रूस के सहयोग से की गई थी। तो किसके सहयोग से की गई है? रूस के सहयोग से की गई है। और इसकी जो है बिजली उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है। कितनी है? 800 मेगावाट जो है इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है। चलिए आगे बढ़। तो चलिए साथियों, आज का जो अगला प्रश्न है, कौन सा अगला प्रश्न है देख लेते हैं कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को जो है किस नाम से जाना जाता है? कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर, अपसौर, विषुव या फिर संचालन? सभी बताएंगे कि किसके नाम से जाना जाता है। तो जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी जो होती है यह क्या होती है? इसे कहा जाता है अपसौर, और जो न्यूनतम दूरी होती है इसे कहा जाता है उपसौर। समझ पा रहे हैं? देखिए अपसौर उपसौर इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आप मतलब इंग्लिश किस तरीके बना लीजिए, आप मतलब बड़ा नहीं तो ऊंचा, तो दूरी के हिसाब से बना लीजिए कि जो जब अधिकतम दूरी होगी तब अपसौर होगा और जब न्यूनतम दूरी होगी तब उपसौर होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं तथा इस घटना को जो है अपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। तथा 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट दूरी पर होती है, तब इस घटना को जो है उपसौर भी कहा जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आपको यह भी बता देते हैं, देखिए इसी चैनल पे जो है आपको जो है सीडीपी की भी जो है जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको कराया जा रहा है, तो उनको भी आप लोग देखते रहिए। इसके अलावा जो है सीडीपी के कई क्या कहा जाए तो 10 से 12 टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो उनको भी आप लोग जाके एक बार पढ़ सकते हैं। और जो है करंट अफेयर भी जो है इस पर जो है मंथली करंट अफेयर भी कंप्लीट कराई जा रही है, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर जो है ग्रीष्म अयनांत होता है? क्या होता है? ग्रीष्म अयनांत होता है। चलिए समझते हैं। 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, इसके अलावा 23 सितंबर को या फिर 21 जून को? तो सभी साथी बताएंगे कि ग्रीष्म अयनांत कब होता है। देखिए जो इसका सही आंसर होगा कि जो आपका जो है 21 जून को जो होता है ग्रीष्म अयनांत होता है। चलिए समझ लेते हैं इसको। 21 जून को जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या समझ पा रहे हैं? 21 जून को जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना जो है कर्क क्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहा जाती है। क्या कही जाएगी? कर्क क्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। इस डेट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह जो डेट जो है डायरेक्ट ही पूछी जाती है, और जो होता है यह ग्रीष्म अयनांत के नाम पे कम, कर्क क्रांति के नाम पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 21 जून जो है कर्क क्रांति के नाम पे आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और जो परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है तथा शीत ऋतु होती है। तो चलिए साथी अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में कौन सा जो है भ्रंश द्वारा उत्पन्न है? किसके द्वारा? भ्रंश द्वारा उत्पन्न है। चलिए समझते हैं। वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुंबदाकार पर्वत या अवरोधी पर्वत? तो सभी साथी बताएंगे। देखिए अवरोधी जो पर्वत होता है इसी को जो है ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। क्या? ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत इस तरीके से होते हैं। आपको जब ठीक से बताया जाएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। चलिए पहले प्रश्न ही समाप्त कर लेते हैं। अवरोधी ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो होता है भ्रंश के द्वारा जो होता है, इसकी ढाल जो होती है तीव्र तथा शिखर समतल होता है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और साल्ट रेंज पाकिस्तान में। देखिए बाकी कुछ याद रखिएगा नहीं रखिएगा। देखिए कई बार यह पूछा जाता है कि ब्लॉक पर्वत जो होते हैं अवरोधी पर्वत के जो है उदाहरण क्या होते हैं, तो इसको जरूर याद रखिए। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और जो है साल्ट रेंज पाकिस्तान में। तो ये सीधे जो होता है मिलान में आपको कई बार पूछा जाता है कि यह पर्वत किस प्रकार का है, तो यह पूछा जाएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस प्रकार का पर्वत है, तो इसको जो है ब्लॉक पर्वत है और यह कहाँ पर है? जर्मनी में। सॉल्ट रेंज कहाँ पर है? तो यह जो है पाकिस्तान में। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें
ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा? मेयान ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी फिलीपींस में, ऑप्शन सी चिली में, या ऑप्शन डी जापान में। ये कहाँ पर है? तो आपको पता होगा मेयान जो ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। तो याद रखिए मेयान ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो फिलीपींस के लुजाने द्वीप पर स्थित है। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है? तो देखा जाए कि बिजली चमक एवं मेघ गर्जन किसकी विशेषता है? सभी साथी बताएंगे। क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की, या फिर आयन मंडल की। सभी साथी बताएंगे कि बिजली गर्जन और चमक एवं मेघ गर्जन किसकी जो है विशेषता है। तो देखिए यह जो होती है क्षोभ मंडल की विशेषता है। देखिए जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती, कौन सी? मौसमी घटनाएं जो भी होती हैं यह सभी जो होती है क्षोभ मंडल में होती है। इसको याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर है? तो यह क्षोभ मंडल में होती है। चलिए इसको समझ लेते हैं। वायुमंडल में घटने वाली सभी प्रकार की घटनाएं, मेघ गर्जन, आंधी, वर्षा इत्यादि वायुमंडल सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में घटित होती है। इस मंडल को जो है अधोमंडल भी कहते हैं। असमताप मंडल में वायुयान उड़ाने की जो है सबसे आदर्श दशाएं होती हैं। किसकी? वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशाएं समताप मंडल में होती है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है शीत महासागरीय जलधारा है? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन है ब्राज़ील जलधारा, क्यूरोशिया जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, या फिर गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो सभी साथी बताएंगे कि कौन सी जो है शीत महासागरीय जलधारा है। तो आपकी जो वेनेजुएला जलधारा है यह जो है शीत महासागरीय जलधारा है। जो वेनेजुएला जलधारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अटलांटिक में जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर चलती है। और गल्फ स्ट्रीम तथा ब्राज़ील जलधारा अटलांटिक सागर की जो गर्मधारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार जो है कब पारित हुआ था अधिनियम? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए जुलाई 2007, ऑप्शन बी जून 2006, ऑप्शन सी मार्च 2005, या ऑप्शन डी जून 2005। तो सभी साथी बताएंगे कि यह जो है कब पारित हुआ था। तो आपको पता होगा जो सूचना का अधिकार जो है यह जून 2005 में जो है पारित हुआ था। देखिए इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यह सिर्फ जूनियर के लिए ही नहीं है, बाकी जो आपके अन्य भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी, यूपी का है या फिर अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 15 जून 2005 को जो है संसद में पारित किया गया तथा यह अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 को देश में प्रभावी हुआ। तो कब प्रभावी? 12 अक्टूबर 2005 को। और जब ये किसको छोड़ के? जम्मू कश्मीर को छोड़ के। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो सभी साथी बताएंगे कि दल विहीन लोकतंत्र का जो है प्रस्ताव किसने दिया था। तो यह जो प्रस्ताव था जयप्रकाश नारायण जी ने जो है यह जो है प्रस्ताव दिया था। चलिए इसको समझ लेते हैं। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम दल विहीन लोकतंत्र का जो प्रस्ताव है लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत में जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है 1975 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी। और दल विहीन लोकतंत्र का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने की थी, जिसे महात्मा गांधी जी ने जो है आगे बढ़ाया। और बिहार में जो है विख्यात जेपी आंदोलन के द्वारा जो है जयप्रकाश नारायण ने जो है इस विचारधारा को और ठोस बनाया था। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि जो है संविधान के जो है मूल कर्तव्यों को जो है किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? किससे? कि संविधान में मूल कर्तव्यों की जो है किस समिति पे जो किया गया था? तो आपको पता होगा स्वर्ण सिंह समिति पे जो है किया गया था। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कि सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जो है भारत के जो है संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है अनुच्छेद 51 का के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य रूस के जो है संविधान से ग्रहण किया गया था। और भारत में जो है वर्तमान में कुल 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। तो चलिए साथियों आज का अगला प्रश्न क्या है? वित्त आयोग के गठन का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता होगा वित्त आयोग जो है किस में है? आर्टिकल जो है 280 में है। किस में है? 280 में जो है वित्त आयोग है। चलिए समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है।
वित्त आयोग के मुख्य कार्य राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच जो है वित्त का जो है आवंटन करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? सभी साथी बताएंगे। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? 5, 10, 7 या 9? तो आपको पता होगा कुल जो है 5 न्यूनतम 5 न्यायाधीश जो होते हैं इनकी जो बेंच ही जो है इनकी जो है सुनवाई करती है। चलिए आगे बढ़ते कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? तो लोक अदालत द्वारा कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1985 में, 4 अप्रैल 1977 को, 22 जनवरी 1950 को या 23 दिसंबर 1923 को? सभी साथी बताएंगे यह जो है कब की गई थी। तो चलिए देखते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा कि जो पीएनपी के द्वारा जो है यह 6 अक्टूबर 1985 जो इसका सही आंसर माना गया था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा किसके जो है अंतर्गत स्थापित की गई थी? चलिए सभी साथी बताएंगे। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेबल प्लान या फिर नेहरू रिपोर्ट? सभी साथी बताएंगे कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो आपको पता होगा यह जो है कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1900 जो है कब आया था? मार्च 1946 को जो है आया था। इसी के जो है द्वारा जो है यह जो है स्थापित की गई थी। तो चलिए साथियों इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। क्या था कि मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया, भारत आया, जिसका मुख्य कार्य जो है भारतीयों को जो सत्ता हस्तांतरित करने के उपाय सुझाना था। इस मिशन की सिफारिश जो है जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो है आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। तो चलिए साथियों आज के प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए एक साथ सारे प्रश्न करा देना तो इसमें काफ़ी समय भी लगेगा, आप लोगों के पास भी जो है समय की जो वो रहती है कि आपको काफ़ी टॉपिक पढ़ने रहते हैं। तो देखिए कम 20-20, 25-25 प्रश्न करके जो है आपके जो है सभी जितने प्रश्न अभी तक के जूनियर के सभी प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए साथियों जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।